अमराबाद की वह रात बेहद कड़ाके की ठंड वाली थी। घने परतदार कोहरे ने दुनिया को एक सन्नाटे भरे धूसर आवरण में लपेट लिया था। दूर रेल लाइन से आने वाली ट्रेनों की सिसकती सीटियां ही एकमात्र आवाज थी। अच्छा ठीक है बड़े बाबू, कल भोर होते ही मैं पोस्ट ऑफिस पहुंच जाऊंगा। तुम सही कहती हो, इस अंधेरे में अब बाहर निकलना ठीक नहीं। विक्रम, गांव का नया पोस्टमास्टर, आज ही अपनी पत्नी सरोज के साथ यहां आया था। तबादला अचानक हुआ था और जल्दबाजी में वे चावल लाना भूल गए थे। तो बताओ, आज रात खाओगे क्या? चावल तो लाए नहीं। तुम हमेशा इतनी जल्दी क्यों करते हो? सामान समेटते वक्त एक बार देख तो सकते थे। बोलो अब क्या करें? ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं देख कर आता हूँ, कोई ना कोई दुकान मिल ही जाएगी। सरोज को घर पर छोड़कर विक्रम कोहरे से ढंकी गांव की सड़क पर निकल पड़ा। ठंड उसके कपड़ों चीरती हुई भीतर तक उतर रही थी। चलते चलते वह सोच रहा था कि इस सुनसान जगह पर दुकान खुली मिलना कितना मुश्किल है। तभी अचानक बाईं ओर एक पीली लालटेन की रोशनी टिमटिमाई। वही पुरानी जर्जर दुकान थी जो उसने रास्ते में देखी थी। विक्रम रुक गया। दुकान के भीतर लगभग 65 साल का एक आदमी बैठा था। रंग एकदम सांवला, पर चेहरा एक अजीब सी मीठी मुस्कान से भरा हुआ। चावल मिलने की खुशी से विक्रम का दिल खुश हो गया। वह तेजी से दुकान की ओर बढ़ा। अरे बाबू, आइए आइए, मेरी इस छोटी सी दुकान में तशरीफ लाइए। विक्रम थोड़ा चौंका, फिर भी कदम बढ़ाकर दुकान की दहलीज पर पहुंचा। तभी उसकी नजर दुकान के ठीक सामने बीचों बीच पड़े एक मिट्टी के घड़े पर पड़ी। उसके चारों ओर कालिख की एक परत जमी हुई थी। उफ, ये घड़ा। अरे बाबू, जरा इसे पैर से हटा दीजिएगा। आंखों से अब ठीक से दिखता नहीं, नहीं तो मैं खुद हटा देता। ये घड़ा? अच्छा ठीक है, हटा रहा हूं। उसने पैर से घड़े को धकेला। घड़ा एक खत की आवाज के साथ लुढ़क कर टूट गया। टूटे घड़े के टुकड़ों के बीच अचानक 2 सूखी हड्डियों के टुकड़े और कुछ मुरझाए हुए सूखे फूल दिखाई दिए, मानो वे बहुत साल पुराने हों। और उसी क्षण हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैल गई। विक्रम को यह सब थोड़ा विचित्र लगा। ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं बाबू, मैं तो इधर के बच्चों को हमेशा समझाता रहता हूँ। ये लोग खेलते हैं ना, कौन जाने कहाँ से क्या लाकर फेंक गए होंगे। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? चावल है आपके पास? आधा किलो दे दीजिए। बाबू, आइए आइए, चावल। अरे बाबू, आपके लिए तो सबसे बढ़िया चावल निकालूंगा। वह दुकान के कोने से एक चमकदार, लगभग नए जैसा थैला ले आया और विक्रम के हाथ में थमा दिया। अरे बाबू, आइए आइए, लीजिए। पैसे नहीं लगेंगे बाबू, आपका आना ही मेरी कीमत है। क्या? पैसे क्यों नहीं? नहीं, मैं पैसे जरूर दूंगा। अरे बाबू, आप मेरी दुकान पर पधारे, यही मेरी खुशी है। जो और चाहिए हो शाम के बाद आकर ले जाना, ठीक है? मेरा नाम चरणदास है, पर वैसे सब मुझे कालीचरण ही कहते हैं। ठीक है कालीचरण काका, फिर आऊंगा मैं। अभी चलता हूँ। दुकान से बाहर निकलकर जैसे ही विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। लालटेन की रोशनी में बूढ़े की परछाई अस्वाभाविक रूप से बहुत लंबी होकर जमीन पर फैली दिख रही थी। विक्रम ने ज्यादा ध्यान न देकर चावल का थैला लेकर तेजी से कदम बढ़ा दिए। सुबह होते ही विक्रम पोस्ट ऑफिस पहुंचा। दीपक बाहर ही खड़ा था। बड़े बाबू, आज मैं जरा जल्दी घर चला जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? असल में बाबू, कल रात एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसकी वजह से 20 साल पुराना आतंक शायद अब इस गांव में दोबारा लौट आया है। इसीलिए तो कह रहा था, अंधेरा होने के बाद बाहर रहना ठीक नहीं। आप भी शाम होने से पहले घर चले जाइएगा, इसी में हम सबकी भलाई है। विक्रम कुछ समझ नहीं पा रहा था। शाम होते ही वह घर लौट आया। सरोज उसे देखते ही खुश होकर बोली, इतनी जल्दी लौट आए? अच्छा ही हुआ। आज नहीं तो कल शाम को उसी दुकान से तेल ले आना पड़ेगा। ठीक उसी समय बाहर से एक अनजान आवाज आई। पोस्टमास्टर बाबू घर पर हैं क्या? विक्रम बाहर निकला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। अरे पोस्टमास्टर बाबू, आप घर पर हैं? मैं आपके बगल वाले घर में ही रहता हूँ। मोहन,
सोचा जरा जान पहचान बढ़ा लूं। आखिर गांव के इकलौते पोस्टमास्टर हैं आप, सबको पहचानना भी तो पड़ेगा ना। बातों बातों में मोहन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन हाँ, सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पता नहीं कैसे 20 साल पहले का वो डर इस गांव में फिर से जाग गया है। गांव के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कौन सा डर? पहले इस गांव में क्या हुआ था? सुबह दीपक के मुंह से भी मैंने कुछ सुना था। जरा साफ साफ बताइए ना, आखिर मामला क्या है? असल में बाबू, इस गांव में कालीचरण नाम का एक आदमी रहता था। उम्र कोई 60-65 साल होगी, पर आदमी सबका बहुत प्यारा था। रेल लाइन के पास सड़क के किनारे उसकी दुकान थी। उसका व्यवहार इतना मीठा था कि लोग उसे प्यार से कालीचरण ही कहकर बुलाते थे। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती। मोहन की आवाज और गहरी हो गई। फिर एक दिन अचानक आधी रात को गांव से एक बच्चा गायब हो गया। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। इसके बाद हर पूर्णिमा की रात एक एक बच्चा गायब होने लगा। करीब 4-5 बच्चे इसी तरह लापता हो गए। एक रात गांव के एक आदमी ने देखा कालीचरण अपनी दुकान के पीछे काला जादू कर रहा था। पास के गांव का एक बच्चा बेहोश पड़ा था। साधना पूरी होते ही वो बच्चे की बलि देने वाला था। तभी सबको सच समझ में आ गया। अब तक जितने भी बच्चे गायब हुए थे, सबकी बलि कालीचरण ने ही दी थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक है। फिर क्या हुआ? गांव वाले गुस्से से पागल हो गए। सबने मिलकर कालीचरण को उसकी दुकान के सामने ही घेर लिया और बेरहमी से पीटा। इतनी मार पड़ी कि गंभीर चोटों की वजह से वहीं उसकी मौत हो गई। इसके बाद गांव के बुजुर्ग स्वामी जी के कहने पर उसी की दुकान के नीचे उसका दाह संस्कार किया गया। उसे वहीं हमेशा के लिए बांध दिया गया। अब असली खतरा ये है कि 20 साल से दुकान के सामने रखी उस मिट्टी की हांडी को किसी नासमझ ने फोड़ दिया है और उससे कालीचरण की आत्मा आजाद हो गई है। कल रात उसने एक आदमी को साइकिल समेत उठाकर फेंक दिया था। वही आदमी आज सुबह पूरे गांव को बता रहा है कि कालीचरण ने उसे मारा नहीं, बस इतना कहा, तुझे छोड़ रहा हूं, गांव जाकर सबको बता दे, मैं वापस आ गया हूं। अब धीरे धीरे पूरे गांव को खत्म करूंगा। बताइए बाबू, कितना भयानक है ये। आप शहर से आए हैं इसलिए आपको ये सब पता नहीं था। इसीलिए कह रहा हूं, शाम के बाद घर से बिल्कुल भी मत निकलना। मोहन की आखिरी बातें विक्रम के कानों तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि अब तक सब कुछ उसके सामने साफ हो चुका था। वह एक धोखे का शिकार हो गया था। कालीचरण ने अपने मीठे व्यवहार से उसे बहकाया और अपने बंधन को तोड़वा लिया था। सीधी बात यह थी कि विक्रम की गलती की वजह से अब पूरे गांव पर खतरा मंडरा रहा था। विक्रम समझ गया कि इस आदमी को पूरी सच्चाई बताना जरूरी है। नहीं मोहन भाई, आप इतना सोच क्यों रहे हैं? मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इतना बड़ा खतरा खड़ा हुआ है, इसे कहीं ना कहीं मैंने ही बुलाया है। यकीन मानिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये सब मुझसे अनजाने में हो गया। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? जरा साफ साफ बताइए, पूरी बात बताइए, आखिर हुआ क्या है? विक्रम ने गांव में आने के बाद से अब तक की पूरी घटना, चावल न होने पर दुकान पर जाना, कालीचरण का मीठा व्यवहार और उसके कहने पर उस मिट्टी के घड़े को पैर से हटा देना, सब कुछ साफ साफ बता दिया। तो ये गलती आपने की है। आपकी इस बेवकूफी की वजह से आज गांव पर ये खतरा मंडरा रहा है। आप खुद नहीं जानते बाबू, आपसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। आप मुझे बस ये बता दीजिए, अब मुझे क्या करना होगा? अपनी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। विक्रम और मोहन कुछ और गांव वालों के साथ गांव के पश्चिम में स्वामी जी के आश्रम पहुंचे। स्वामी जी आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। सबने मिलकर पूरी बात कह सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद स्वामी जी बोले, देखो पोस्टमास्टर, उसे रोकने का एक रास्ता मेरे पास है और वह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं? पर स्वामी जी, डर से तो मेरे हाथ पांव ही कांप रहे हैं। हाँ, सिर्फ तुम ही यह काम कर सकते हो। कल अमावस्या की रात है। ऐसे कामों के लिए सबसे सही समय। ज्यादा देर नहीं करनी होगी, क्योंकि रात में वह अपनी दुकान से निकलकर तांडव मचाने आ सकता है। इसलिए जैसे ही अंधेरा गिरे, तुम मेरे साथ उसकी दुकान तक चलोगे। वहां जाकर मैं तुम्हें जो कहूंगा वही करना, और तुम सब दूसरों की ओर इशारा करते हुए हम दोनों के पीछे पीछे आना। थोड़ी दूरी पर रहकर मेरे इशारे का इंतजार करना। आप देर मत करो। सब अपने अपने घर लौट जाओ और रात में कोई भी बाहर न निकले, ठीक है? सब लोग लौट गए।
लेकिन उसी रात गांव में एक और भयानक घटना घटी। गांव के आखिरी छोर पर लगने वाला साप्ताहिक बाजार समेटा जा रहा था। तभी अचानक इस कड़कड़ाती ठंड में तेज आंधी चलने लगी। हवा इतनी जोरदार थी कि कई दुकानें उड़कर दूर जा गिरी। हवा में एक तीखी डरावनी हंसी गूंज उठी और उसके साथ एक भयानक ऐलान। अरे बाबू, आइए आइए। अरे रे, तुम्हारा काली चरण लौट आया है। ये तो बस शुरुआत है। पूरा गांव तैयार रहे बहुत भयानक मंजर देखने के लिए। घोर अमावस्या की रात जैसे ही अंधेरा गहराया, स्वामी जी और विक्रम सीधे उस दुकान के पास पहुंच गए। देखो पोस्टमास्टर, दिल मजबूत रखना होगा। ये काम तुम्हें ही करना है। तुम्हारे पास बहुत कम समय होगा और याद रखना, वह तुम पर भरोसा करता है क्योंकि तुमने ही उसे उसके पुराने बंधन से आजाद किया था। तुम दुकान के अंदर जाओगे और बातों में उसे उलझाए रखोगे। उसी समय मैं दुकान के चारों तरफ बंधन बना दूंगा ताकि वह वहां से न निकल सके। और जब मैं दुकान के सामने पहुंचूं तो मेरे इशारे पर तुम तुरंत बाहर कूद आना। फिर मेरा असली काम शुरू होगा। स्वामी जी की बात मानकर विक्रम दुकान के अंदर चला गया। उसे देखकर कालीचरण बहुत खुश हुआ। अरे बाबू, आइए आइए, बैठिए। मैं तो आपको ही सोच रहा था। उस रात के बाद आप मेरी दुकान पर आए ही नहीं। बताइए, आज क्या चाहिए? आज कुछ नहीं चाहिए चाचा, बस आपके साथ 2 पल बातें करने चला आया हूँ। विक्रम उसे बातों में उलझाए रहा। इधर स्वामी जी ने दुकान के चारों ओर बंधन पूरा कर दिया और सामने आकर जोर से बोले। पोस्टमास्टर, अब एक पल की भी देर नहीं, तुरंत दुकान से बाहर आ जाओ। स्वामी जी के इशारे पर विक्रम एक छलांग में दुकान से बाहर आकर उनके पास खड़ा हो गया। उसी पल स्वामी जी मंत्र पढ़ते हुए दुकान के सामने कुछ छिड़क दिया। कालीचरण, क्या सोचा था तूने? मैं तुझे रोक नहीं पाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, इस गांव का कोई नुकसान तू नहीं कर पाएगा। इस बार ऐसा बंधन दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां भी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगी। कालीचरण का चेहरा अचानक बदल गया। वह इंसान से ज्यादा एक भयानक दानव जैसा लगने लगा। गुस्से से फुफकारता हुआ वह चिल्लाया। अरे बाबू, आइए आइए। सन्यासी, तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैं यहां से आजाद होकर सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। और पोस्टमास्टर, मेरे मीठे व्यवहार का तूने ये पुरस्कार दिया। मैंने तेरा कोई नुकसान नहीं किया और तू इन सब से जा मिला। सन्यासी के बाद तुझे भी भयानक मौत दूंगा, चाहे तू कहीं भी छिप जाए। स्वामी जी ने इशारे से 4-5 गांव वालों को बुलाया